साथियों नमस्कार। आज के इस अंक में हम 4 विचारकों के बारे में बात करेंगे। 4 विचारों के बात करेंगे जिसके प्रतिनिधि 4 विचारक थे। पहले प्रतिनिधि गांधी जी। गांधी जी अहिंसा और भाईचारे के प्रतिनिधि कहलाए गए। दूसरा जिन्ना। जिन्ना जो हैं वो इस्लामिक कट्टरवाद और अलग देश प्राप्ति के ध्येय के विचारक थे। अंबेडकर जी हिंदू समाज में सुधार से लेकर आखिर 25 प्रतिज्ञाओं तक उनका जो है विचार रहे। सावरकर जी जो सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे और एक समर्थ हिंदू स्वराज्य की स्थापना देखते थे, हिंदू जागरण का सपना देखते थे। बात करें कौन कौन ने उस वक्त अपने आप को स्थापित किया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों और कांग्रेस के सहयोग से अपने लिए एक अहिंसावादी और शांति प्रिय और भाईचारे का परसेप्शन जो है स्थापित करने का काम किया। जिन्ना गांधी, नेहरू और अंग्रेजों के सहयोग से एक अलग इस्लामिक देश प्राप्त करने में कामयाब रहे। अंबेडकर जी कुछ अंग्रेजों से और कुछ संविधान सभा के माध्यम से वो भी अपने जो है विचारों के अनुसार प्राप्त करने में कामयाब रहे और स्थापित करने में कामयाब रहे। सावरकर जी उस समय अपने विचारों को स्थापित करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि जब ये तीनों विचारक अपने विचारों को स्थापित करने में लगे हुए थे, उस वक्त सावरकर जी 27 साल तक काला पानी और नज़रबंदी में रहे, जहां पर उनको किसी प्रकार की लिखने की सुविधा नहीं थी जैसे नेहरू और गांधी जी को थी, बल्कि उनको लोहे की बेड़ियों में जकड़ा जाता था और कोल्हू से तेल निकालने जैसी अनेकों यात्राएं देने का काम किया। आज हम 100 साल बाद अगर ये आंकलन करने की कोशिश करें कि आज के समय में उन लोगों के जो चारों विचारक थे, उनके विचारों में कौन कितना सफल रहा, कौन कितना स्थापित कर पाया। पहले बात कर लेते हैं गांधी जी की। गांधी जी की अहिंसा की पोल तो जो स्वामी सरदानंद सरस्वती की हत्या की थी अब्दुल रशीद ने, उनको जो उन्होंने अपना भाई कहा था और नोकखाली के अंदर बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त जब तक हिंदुओं का हत्या होती रही और मुसलमानों की हत्या जब होने लगी, तब उन्होंने वो अनशन किया था। वो मैं पिछले अंक में बोल चुका, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैंने पिछले अंक में भी कहा था उनका अहिंसावादी सिद्धांत, भाईचारे का सिद्धांत सेलेक्टिव था। इससे आगे बात करें, उनकी अहिंसा की पोल खुलती है भारत के टुकड़े होने पर, लाशों के ढेर लगने पर। जब भारत के टुकड़े होने पे उन्होंने कहा था मेरी लाश पे होंगे, लेकिन हुए
और लाशों के ढेर लगे तो उनकी अहिंसा की पोल बट नेचुरल खुली जाती है। अहिंसा और बढ़ती, उनकी अहिंसा की पोल और जो है खुलती, हिंसा और बढ़ती अगर उनकी ये जिद भी मान ली जाती कि जो वो जिस जिद पे अड़े हुए थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर बना दिया जाए। ये तो गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। और इस पे मुझको मेरे विचार में मुझे कुछ शक है कि गोडसे की हत्या के साथ साथ उसमें उस वक्त के सत्ताधारी लोगों का भी जरूर कुछ ना कुछ हाथ रहा होगा, क्योंकि उन लोगों को जो गांधी जी से प्राप्त करना था वो तो वो कर चुके थे। इनके बार बार अनशन का अंकुश जो है हो सकता है वो उसको दूर करना चाहते हो, इसीलिए जब उनकी हत्या का खतरा का काफ़ी पहले पता लग गया था तो उसके बाद भी कुछ सावधानी बरती नहीं। इसलिए मुझे एक शक होता है, हो सकता है मैं गलत हूं। उनकी अहिंसा नेहरू जी से लेके अब राहुल तक पोल खुल रही है। और मैं जो शक जाहिर करता हूं कि गोडसे की हत्या में उस वक्त के सत्ताधारी लोगों का भी हाथ हो सकता है, उसका कारण नेहरू खानदान के परिवार में जब सत्ता में रहे और जो विभिन्न हत्याएं हुई उसमें किसी में भी जांच पूरी नहीं कराई। गांधी जी की हत्या में भी नहीं की गई, शास्त्री जी की हत्या के अंदर जांच पूरी नहीं की गई, स्वयं इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई उसके बारे में भी पूरी जांच नहीं की गई। राजीव गांधी की हत्या हुई उस पर भी थोड़ा डाउट सा रहता है। उसके अलावा चाहे वो कमलापति त्रिपाठी रहे हो, सिंधिया रहे हो, पायलट रहे हो, संजय गांधी रहे हो, एक लंबी फहरियत है जो यहाँ पे बताना मैं उचित नहीं सकता। हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस खानदान में जो इन्होंने हत्याओं के ऊपर लीपा पोथी का काम किया, इससे जो है ये डाउट हो जाता है कि इनकी जो है गांधी जी की अहिंसा की पोल तो इन्होंने खूब अच्छे से खोल दी। फिर बात करें हैदराबाद, गोवा, कश्मीर, ये अहिंसा से नहीं है। जैसे देश की आज़ादी बंटवारे की हिंसा से शुरू हुई, इसी तरह से हैदराबाद, गोवा और जो आपके कश्मीर है, ये अहिंसा से नहीं भारत में मिले हुए, ये भारतीय सेना के प्रताप से जो है शामिल हुए। इसलिए आज के डेट में हम देखते हैं उसके बाद जितने उग्रवाद वगैरह हुए, इनके जो अहिंसा का जो सिद्धांत है उस पे जो है स्थापित नहीं होता मेरे हिसाब से आज के डेट में। जहाँ तक जिन्ना की बात है, जिन्ना सफल रहे, उन्होंने देश के टुकड़े किए, पूरी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बनाया, लेकिन क्या हुआ? जिस कौम के डीएनए में ही आतंकवाद, लूटपाट और तानाशाही हो, उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। पहले बांग्लादेश अलग हुआ, आज भिखारी बने हुए कटोरा लिए घूमते हैं, देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। बलूचिस्तान, सिंध, इन जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, कब अलग हो जाए पता नहीं।
पीओके में हो रहे हैं। पीओके तो खैर है ही हमारा हिंदुस्तान का। इन्होंने नेहरू की घुलमिल नीतियों के कारण से उस वक्त अपने पास ले लिया था। वो भी वहाँ पे भी खूब अभी जो है आंदोलन चल रहे हैं। दरअसल जिन्ना ने जो उसके सिद्धांत थे उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। उन्होंने देश के उस भूभाग को जो सबसे ज्यादा उपजाऊ था, खनिजों का जो भंडार था, पर्यटन के हिसाब से जो स्वर्ग था, वो प्राप्त किया, लेकिन उससे बर्बाद कर दिया। और जो वहां के पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम गए उनको भी बर्बाद कर दिया। ना आज वो अरबी मुसलमान कहलाते हैं, ना वो भारतीय मुसलमान कहलाते हैं। वो धोबी के कुत्ते हो गए, डैश डैश ना घर के रहे, और समझ ही गए होंगे आप। अब बात करते हैं अंबेडकर जी की। अंबेडकर जी का जो सिद्धांत था मेन, वो था हिंदू समाज का सुधार, जाति विहीन समाज की स्थापना, और जो एक दलित जो पिछड़ा रह गया तबका, उसको कुछ दिन मदद करके और ऊपर उठाया जाए, ताकि वो बाद में उस पीरियड के खत्म होने तक वो उनका उत्थान हो जाए और वो बाद में देश का उद्धार करे। लेकिन उनका ये जो विचार थे, ये राजनीति का शिकार हो गए और कांग्रेस जो उस वक्त सत्ता में थी उसने इसको राजनीति हथियार बना लिया। और उस आरक्षण के कारण से न केवल हिंदू समाज में जातियों के अंदर और ज्यादा बंटवारा हुआ, जहर फैला और सुधार खत्म हो गए, भाईचारा खत्म हो गया। हिंदू समाज को उसके कारण से ये राजनीति लोग बांट के और राज करने के काम में लग गए। तो उनके विचार अच्छे तो थे पर खराब हुए। फिर एक उनसे भूल हुई, मेरे हिसाब से मैं भूल मानता हूं, कि उन्होंने अंत में जाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों अभियान चला है, हिंदुओं को बौद्ध बना रहे। यानी वो जो उनका सुधार का जो कार्यक्रम था, हिंदू सुधार का कार्यक्रम, और उनके जो आगे के जो उन्होंने किया, उससे हिंदू समाज को नुकसान ही होता जा रहा है। आखिर में बात कर लेते हैं सावरकर जी की। सावरकर जी उस वक्त अपने जो उनका विचार थे, उस विचारों के अनुरूप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जेल में रहे, नजरबंदी में रहे, लेकिन आज 100 साल बाद हम देखते हैं जो काला पानी के वक्त जो उनके विचार थे, रतनगिरी के अंदर विचार थे, आज धीरे धीरे वो सफल होते दिख रहे। वो चाहते थे एक मजबूत राष्ट्र। आज भारत की सेना विश्व की मजबूत सेनाओं में एक, जो थल सेना की बात कर लीजिए, आपके वायु सेना की बात कर लीजिए, नभ सेना की बात कर लीजिए, अंतरिक्ष में भारत का डंका देख लीजिए, समुद्र के नीचे जो है ना आपकी कामयाबी देख लीजिए। आज भारत का डंका बजता है। तो उनका जो विचार था, भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, मजबूत देश बने, वो सफल हुआ।
उन्होंने 1940 तमिलनाडु के सालम में एक स्पीच दिया था। मैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। 24 मार्च 1940 को ये स्पीच दिया था। Even the so-called nationalist Muslim leader of Congress like Maulana Abdul Kalam Azad say openly that they will not compromise in the interest of Muslim in India. Have you heard any Hindu leader talk about Hindu interest so openly? If Hindu leaders started speaking like this, the Congress will started calling him communal. जो बात हमने अपना 1/3 देश खोकर कई नरसंहार सहकर हम पूरी तरह नहीं समझ सके, वो बात उन्होंने उस वक्त समझ ली थी कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, और ये इस अपने विचार के लिए वो जीवन, अपने जो विचार को स्थापित करने के लिए वो जीवन भर अपने कष्ट सहते रहे, और इन विचारों को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की। आज 100 साल बाद वो अपने विचारों में काफ़ी सफल हुए, पूरी तरह। अभी आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। हालांकि बीजेपी को 2014, 2019 से ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से वोट ज़्यादा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर हमें नुकसान हो। उसके 2 कारण है महत्वपूर्ण। एक तो ये कि हिंदू कास्ट में बटा हुआ है आज भी, और आज भी हम अपने इतिहास से सबक नहीं ले रहे। दूसरा, कुछ देशद्रोही, मैं देशद्रोही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से उचित, जो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज जो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से, म्यांमार से जो मुस्लिम और रोहिंग्या घुसपैठी आ रहे हैं, उनको हमारे देश में जगह जगह जो है भेज रहे हैं और गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, और एक पर्टिकुलर जगह की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। इस तरह से उनको बसाया जा रहा है कि ताकि उस इलाके की डेमोग्राफी इस हिसाब से हो जाए कि वहाँ पे जब इलेक्शन हो तो वो जो घुसपैठी हैं, जिनके इन्होंने गलत इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, वो उनको सहयोग करें। लेकिन हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम देश से प्यार करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सावरकर जी के विचारों को आत्मसात करें और इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो आज की बात में इतना ही। निवेदन करूंगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, नमस्कार।